स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस की बात हो रही है जी। अगर स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस के आपके पास नोट्स हों तो स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस के अगर आप लोगों के पास नोट्स हों, स्ट्रेटजी ग्रुप के बाद स्ट्रेटजिक स्पेस है, स्ट्रेटजी ग्रुप के अंदर मीन्स कहाँ पे बात कर रही हैं आप? मार्केट सेगमेंटेशन या स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस दिखाइएगा। ऐसी बात कर रही हैं आप, ठीक हो गया कि उसने बताया कि कुछ 3 तरह के जो है वो बिजनेस हो सकते हैं। एक मिनट ठहरे, मैं भी अपने जरा नोट्स खोल लूं। जी पेज 35 पे पर आप लोग आए, पेज 35 कि 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं जो जिनकी मार्केट में मेन पोजीशन है, या जो इनोवेटर्स हैं। इनोवेटर्स मीन जो अभी शायद इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, मेन मार्केट पोजीशन मीन मैच्योरिटी वाले, या फिर मार्केटिंग वे स्ट्रैटेजीज वाले लाइक ग्रोथ स्ट्रैटेजीज वाले मीन ग्रोथ स्टेज पे जो फॉल कर रहे हैं। मीन पहला जो मेन मार्केट पोजीशन है वो कौन है? मैच्योरिटी फेज वाले, इनोवेटर्स इंट्रोडक्शन फेज वाले, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मार्केटिंग वे स्ट्रैटेजीज वाले मीन ग्रोथ स्टेज वाले। अब इनकी प्रायोरिटीज क्या हो सकती हैं? जो मेन मार्केट पोजीशन मीन मैच्योरिटी स्टेज पे हैं तो वहां पे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमने पढ़ा था, क्या था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मेन प्रायोरिटी उनकी क्या होगी? कॉस्ट रिडक्शन। हमें क्या करना है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू कॉस्ट रिडक्शन करके लो प्राइस चार्ज करके कस्टमर को मेंटेन रखना है, मैच्योरिटी फेज वाले। सेकंड प्रायोरिटी उनकी क्या हो सकती है? शॉर्ट लीड टाइम फॉर डिलीवरी के कस्टमर को हमने क्या करना है? प्रोडक्ट फौरी डिलीवर करनी है। कभी आपको मैकडॉनल्ड में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, वहां पे इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि कस्टमर के ऑर्डर से लेकर उसको प्रोडक्ट डिलीवर करने का जो टाइम है वो हमने कम से कम रखना है। मीन स्टाफ को इस चीज़ पे बोनस पे किए जाते हैं कि अगर आप पहले से ये टाइम रिड्यूस करोगे तो आपको बोनस ज़्यादा मिलेगा। स्पेशली उनके अगर आप ड्राइव थ्रू पे चले जाओ तो वहाँ पे बहुत क्विक सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर KFC या हार्डीज। उन पे चले जाओ तो इतने क्विक नहीं है जितने मैकडॉनल्ड वाले क्विक हैं। क्यों? उनकी प्रायोरिटी है कि हमें क्या करना है? लीड टाइम जो है मीन कस्टमर तक जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो हमने क्विकली परफॉर्म करनी है, फिर जाके पोजीशन क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। हाँ, थर्ड प्रायोरिटी उनकी क्या हो सकती है कि हमें क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। उसी क्वालिटी की बेस पर उन्होंने नाम तो बना लिया, लेकिन अब बिजनेस के लिए मेन प्रायोरिटी क्या है? क्वालिटी की बेस पर नाम तो बन गया, अब मेन प्रायोरिटी क्या है? कॉस्ट रिडक्शन है या फिर लीड टाइम मीन डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करना। हाँ, फोर्थ प्रायोरिटी उनकी हो सकती है डिपेंडेबल डिलीवरीज। डिपेंडेबल डिलीवरीज क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सप्लायर की वजह से भी। मीन डिलीवरीज हम कहाँ से लेते हैं? सप्लायर से भी। सप्लायर से ऑन टाइम मिलेगी तो प्रोडक्शन ऑन टाइम होगी, प्रोडक्शन ऑन टाइम होगी तो आगे अल्टीमेटली कस्टमर को भी ऑन टाइम डिलीवर करने के काबिल बनेंगे। तो ये जो हमारी डिलीवरीज डिपेंड कर रही हैं किसी और के ऊपर, हमने वो चीज़ भी देखनी है कि वो भी क्विक बनानी है। मीन एक मेन मार्केट पोजिशन मैच्योरिटी स्टेज वाले बिजनेस की प्रायोरिटीज क्या हो सकती हैं कि पहले हमें कॉस्ट रिडक्शन को फोकस करना है, मीन ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। उसके बाद लीड टाइम मीन कस्टमर डिलीवरी टाइम को कम करना है। उसके बाद क्वालिटी को भी हमने मेंटेन करना है। और उसके बाद डिपेंडेबल डिलीवरीज मीन डिलीवरीज किसी और पे डिपेंड कर रही हैं तो उस सोर्स को भी हमने मेंटेन करना है। हाँ, एक दूसरा बिजनेस जो इनोवेटर है, इनोवेटर बोले तो इंट्रोडक्शन स्टेज वाला है। जो इंट्रोडक्शन स्टेज पे वो बिजनेस होते हैं जो नई इनोवेशन के थ्रू मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर इनोवेशन नहीं है तो फिर मार्केट में एंटर नहीं होना आपके लिए इजी, क्यों? आप फेल हो जाओगे। उसकी मेन प्रायोरिटी क्या हो सकती है? कंसिस्टेंट क्वालिटी। हमें मेन किस चीज पे फोकस करना है? क्वालिटी। क्यों? अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, क्वालिटी देंगे तो कस्टमर खींच के नाम बना सकेंगे। हाँ, सेकंड प्रायोरिटी इसकी क्या हो सकती है कि हमें क्या करना है? प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो क्विक बनाना है।
मीन जल्दी जल्दी हमें डिज़ाइनिंग करनी है, क्यों इनोवेशन लानी है, तो इनोवेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को भी हमने क्या करना है, क्विक बनाना है। हाँ, थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो सकती है डिपेंडेबल डिलीवरीज, कि सप्लाईज भी हमने सिक्योर करनी है सप्लायर से। फोर्थ प्रायोरिटी उनकी हो सकती है कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, कैसे, कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंगली। लेकिन मेन प्रायोरिटी उनकी क्या है कि हमें क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। एक तीसरा बिजनेस है मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रैटेजीज वाला, मीन ग्रोथ स्टेज वाला। उसकी मेन प्रायोरिटी क्या होगी, क्वालिटी, जिसकी बेस पर अब आपने आगे मैच्योरिटी की तरफ जाना है। सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है डिपेंडेबल डिलीवरीज, कि सप्लायर से जो डिलीवरीज हैं उसको भी हमने सिक्योर करना है। थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो सकती है कॉस्ट रिडक्शन, क्यों, जब मैच्योरिटी फेज पे जाएंगे तो फिर ये कॉस्ट रिडक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट करनी है। हाँ, फोर्थ उसकी प्रायोरिटी हो सकती है कि हमें लीड टाइम जो है उसे भी क्या करना है, शॉर्ट करना है। मीन ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि बिजनेसेस की क्या प्रायोरिटीज हो सकती हैं, मीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप किस तरह से बन सकते हैं। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने वालों का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकता है, जिनकी कॉमन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। और क्या कॉमन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। इस तरह से इनोवेटर्स का जो है वो एक ग्रुप हो सकता है, जिनकी कॉमन स्ट्रैटेजीज ये हो सकती हैं। इस तरह से मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी मीन ग्रोथ स्टेज वालों का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकता है, जिनकी कॉमन स्ट्रैटेजीज ये हो सकती हैं। मीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप मीन कॉमन स्ट्रैटेजीज बनाने वाले बिजनेस का ग्रुप, उसे हम नाम देते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप का। हाँ, वो साइज वाइज भी हो सकती हैं या लाइफ साइकिल की स्टेजेस वाइज भी ग्रुप बन सकते हैं। हाँ, उनकी क्या प्रायोरिटीज हो सकती हैं, क्या कॉमन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। मेनली यहाँ से नॉलेज बेस्ड कोई रटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रायोरिटीज लिखें एक ऐसे बिजनेस की जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, और इसकी प्रायोरिटीज को कंपेयर करें विद एन इनोवेटर बिजनेस। प्रायोरिटी की सीक्वेंस आपने यही याद करनी है। इन इसको एक छोटा सा रटा लगाना है कि मेन मार्केट पोजीशन बिजनेस जो है उसकी मेन प्रायोरिटी क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। सेकंड पे शॉर्ट डिलीवरी टाइम या लीड टाइम। थर्ड पे मेंटेनिंग क्वालिटी। और फोर्थ पे डिपेंडेबल डिलीवरीज। ये मैच्योरिटी स्टेज है। इनोवेटर इंट्रोडक्शन स्टेज है। मीन एक बिजनेस नया नया मार्केट में एंटर हुआ है तो उसकी मेन प्रायोरिटी क्या होगी, क्वालिटी, या R&D का टाइम जो है वो शॉर्ट करना, या क्या हो सकता है डिपेंडेबल डिलीवरीज, या क्या हो सकता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो भी अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक इंप्रूव करना। क्यों इंप्रूव करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्वालिटी देंगे तो आगे बढ़ेंगे। कस्टमर क्वालिटी की बेस पर ही आएगा, नई इनोवेशन की बेस पर ही आएगा। हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेस मीन ग्रोथ स्टेज वाले बिजनेस की प्रायोरिटी क्या हो सकती है, क्वालिटी, डिपेंडेबल डिलीवरीज, कॉस्ट रिडक्शन थर्ड नंबर पे, और लीड टाइम को शॉर्ट करना फोर्थ नंबर पे। जी, और अगर आप लोगों ने कोई चीज पढ़ने की कोशिश की हो, टाइप्स ऑफ मार्केट इंडस्ट्रीज आपने पढ़ा था एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा टॉपिक था कन्वर्जेंस। ये क्या था कि जब एक इंडस्ट्री के बिजनेस किसी दूसरी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करना शुरू कर दे तो ये क्या है, कन्वर्जेंस। मीन दो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट एक ही इंडस्ट्री में मिल रही हैं अब, ये क्या है, कन्वर्जेंस। लाइक टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इसी के अंदर ही इंटरनेट भी आ गया, इसी के अंदर ही अब टीवी इंडस्ट्री जो है वो भी इंक्लूड होती चली जा रही है। ये क्या है, कन्वर्जेंस है। इसी के अंदर ही अब फोटोग्राफी इंडस्ट्री भी इंक्लूड होती चली जा रही है। क्यों, अब कंज्यूमर को क्या चाहिए, मोबाइल नहीं, मेनली उसको उसके अंदर शायद कुछ को सिर्फ कैमरा ही चाहिए। इसका कैमरा अच्छा है इसलिए मैंने ये कंपनी का मोबाइल लेना है। ले क्या रहा है, मोबाइल, लेकिन चाह क्या रहा है उसके अंदर, कैमरा। तो भाई तो कैमरा ले ले जाके, लेकिन नहीं, वो एक ही प्रोडक्ट से अपनी दोनों जरूरतें पूरी करना चाहता है। तो ये क्या है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस दो तरह की होती है, डिमांड लेड एंड सप्लाई लेड। डिमांड लेड, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो कन्वर्जेंस हुई है, जो मोबाइल के अंदर कैमरा की हुई है, फोटोग्राफी इंडस्ट्री की हुई है। सप्लाई लेड, जो सप्लायर ने प्रोवाइड की है, लाइक मोबाइल के अंदर आपको क्या कर दिया है, इंटरनेट भी प्रोवाइड कर दिया। क्या कहला, तो दो तरह की कन्वर्जेंस होती है। डिमांड लेड मीन कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली, जो कंज्यूमर चाहता है कि एक ही इंडस्ट्री में अदर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट भी मुझे मिलनी चाहिए,
और सप्लाई लेड जो सप्लायर ने जो है वो प्रोवाइड की है, ताकि कंज्यूमर को हर तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए, वैरायटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा कल तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई मसले मसाइल अगर आप लोगों ने जाके पढ़ा हो तो क्या चीज़ 4 मल्टीप्लाई 4 व्हील्स 4 व्हील ड्राइव बोलते हैं। मीन गाड़ियां जो नॉर्मली होती है ना, छोटी गाड़ियां, इनके सिर्फ आगे वाले फ्रंट 2 व्हील्स जो इंजन के साथ कनेक्ट होते हैं। मीन पूरी गाड़ी वो 2 फ्रंट वाले व्हील से जोर पकड़ते हुए चलती है। मीन पिछले व्हील इंजन के साथ कनेक्ट नहीं होते, अगले पिछलों को भी चला रहे होते हैं। ये क्या है? 2 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव क्या है? ऐसी गाड़ी जिसके चारों के चारों टायर्स जो हैं वो इंजन के साथ कनेक्ट होते हैं, और जब चारों कनेक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली गाड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, पहाड़ों पे भी चढ़ाई जा सकती है। हाँ, 2 व्हील ड्राइव पहाड़ों पे नहीं चढ़ाई जा सकती। क्यों? सिर्फ आगे वाले 2 व्हील स्ट्रॉन्ग हैं, पीछे वाले व्हील स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव, ये सेगमेंटेशन में शायद पढ़ा होगा कि मार्केट कार इंडस्ट्री ने सेगमेंट कैसे बनाए हैं। मार्केट सेगमेंटेशन में एक लाइन थी, बिजनेस एंटिटी माइट ट्राई टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स टू ऑल कस्टमर्स इन मार्केट। हाँ, मतलब ये क्या है? ये सेगमेंट नहीं है। मतलब अगर कंपनी क्या कर रही है, हर तरह के कस्टमर को टारगेट कर रही है, तो सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन क्या है कि जहां पे आप ऑल टाइप ऑफ कस्टमर नहीं, किसी स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक रीजन के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक टाइप के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, तो ये सेगमेंटेशन है। ठीक हो गया? लाइक पीएसओ की इसने एग्जांपल दे दी कि पीएसओ क्या कर रहा है? पेट्रोल बेच रहा है। किसको? सारी दुनिया को, हर तरह के कस्टमर को, बाइक चलाने वाले को भी, गाड़ी चलाने वाले को भी, ट्रक चलाने वाले को भी। तो ये क्या है? सेगमेंटेशन ही है। सेगमेंटेशन क्या है कि जहां पे आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर को टारगेट कर रहे हो। स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या है? मार्केट के अंदर अगर कहीं पे कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता तो ये स्ट्रेटेजिक स्पेस है। अब इसका सेगमेंटेशन के साथ क्या ताल्लुक है कि आप मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करके, डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करके देखते हो कि अगर किसी सेगमेंट में कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहा तो उसे भी हम क्या नाम देंगे? स्ट्रेटेजिक स्पेस। मीन स्ट्रेटेजिक स्पेस को यूज कैसे किया जा सकता है? मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। हाँ, वो सेगमेंटेशन के थ्रू आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी बना सकते हो। जहां पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं एक सेगमेंट को टारगेट करने के लिए, तो वो उनका एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। और अगर किसी सेगमेंट को कोई बिजनेस टारगेट नहीं कर रहा तो वो क्या है? आपके लिए स्ट्रेटेजिक स्पेस है, जहां पे आप जो है वो ऑपरेट करके पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन कर सकते हो। जैसे वो कल हमने देखा कि सिंगल पर्सन है, मैरिड पर्सन है, मैरिड विद चिल्ड्रन है, मैरिड विद चिल्ड्रन रिटायर्ड है, तो ये क्या है? डिफरेंट सेगमेंट्स। अब इसमें से आपने देखना है कि कहीं पे कोई बिजनेस टारगेट नहीं कर रहा तो वो क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप बेसिकली क्या है कि एक ही तरह की स्ट्रैटेजीज बनाने वाले बिजनेस के ग्रुप को नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप का। मार्केट सेगमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर है। ठीक हो गया? अब मार्केट के आपने 5 सेगमेंट बना लिए। अब उसमें हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजिक ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, मीन 2-3 सेगमेंट को टारगेट करते हुए कुछ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, और किसी सेगमेंट को अगर टारगेट नहीं कर रहे तो फिर क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। मीन स्ट्रेटेजिक स्पेस है क्या? कि वो स्पेस है, वो खाली जगह है जहां पे कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, या जहां पे कोई भी बिजनेस जो है वो टारगेट नहीं कर रहा, तो वो क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। जी, लेक्चर नंबर क्या है हमारा? 24। पढ़ रहे थे हम कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी तक जो चीजें हमने कवर की हैं, स्टार्ट किया हमने पेस्टल से, तो 2-3 क्वेश्चंस हम इसके ऊपर कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम चले गए पोर्टर्स 5 फोर्सेस में। उसके बाद हमने कवर किया पोर्टर्स वैल्यू चेन। उसके बाद हमने कवर किया लाइफ साइकिल मॉडल। फिर हमने कवर किया रिजर्व्स मॉडल। फिर हमने कवर किया
स्वॉट। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 हमारा सारा यही एरिया था, ठीक हो गया, मेन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एरिया हमारा। उसके बाद हम चले गए आगे एथिक्स में, तो हमने कवर किया कोड्स ऑफ एथिक्स, AAA मॉडल, टक्कर मॉडल, और कुछ 4-5 क्वेश्चंस हमने इस एरिया के ऊपर भी कवर कर लिया। और ये वो एरिया था जहां पे हमारे पास नोट्स में रिटर्न मटीरियल कोई नहीं था। क्या ख्याल ऐसी बात थी, हमने बोर्ड पे ही कॉन्सेप्ट लिया, और आज हम इस काबिल हैं कि इसमें से कोई भी एरिया अगर एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करने के लिए भी कह दे तो हम बता सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ क्यों है ये पता है। तो मेनली यहाँ से क्या होगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही टेस्ट होगा, मेन नॉलेज आपको सिनेरियो पे अप्लाई करना होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए इतने रटे शटे लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। रटा क्या लगाना था, ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के नाम क्या है, रटा क्या लगाना था, ये पोर्टर 5 फोर्सेस हैं क्या, ठीक हो गया, ये हमने कवर किया। उसके बाद हम चले गए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और वहाँ पे हमने कवर किया BCG मैट्रिक्स, और अगेन यहाँ पे भी हमारे पास रिटर्न मटेरियल कुछ नहीं था। बोर्ड पे हमने एक डब्बा डिस्कस किया, नहीं 4 डब्बास डिस्कस किए, और उसके ऊपर हमने कोई 2-3 क्वेश्चन अप्लाई कर दिए, ठीक हो गया। उसके बाद हम चले गए आगे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि पेस्टल में से जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर था उसको हमने पकड़ा, और उसकी डिटेल में चले गए कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है ऑन वर्किंग मेथड्स। तो जस्ट 3 पॉइंट थे। ऑन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, तो वो क्या थे, कुछ 3 वर्ड्स थे। और स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी में हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए। क्या कवर कर लिया हमने, उसके अंदर डाउन साइजिंग कवर कर लिया। डाउन साइजिंग का मतलब क्या है, डी लेयरिंग कवर कर लिया। आउटसोर्सिंग हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, साथ हमने आउटसोर्सिंग की एग्जांपल, आउटसोर्सिंग के एडवांटेज, आउटसोर्सिंग के डिसएडवांटेज भी कवर कर लिया। उसके बाद हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिया। इसके अलावा हमने रीस्ट्रक्चरिंग कवर कर लिया। इसके अलावा हमने ऑनलाइन सोशल मीडिया कवर कर लिया। एक टर्म हमने बिग डेटा क्या है उसका मतलब देख लिया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो भी हमने कवर कर लिया। और इसके हमारे पास नोट्स थे, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट के हमारे पास नोट्स थे, जहाँ से हम अगर कोई रटा लगाना चाहते हैं, अगर हम हाफिज हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट लेके ये भी ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। सो इस एरिया के हमारे पास नोट्स में रिटन मटेरियल है। फिर हम आगे गए। सो हमने क्या किया जी, आईटी कंट्रोल्स की बातें कर ली। जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल। फिर हमने कवर किया तो थोड़ी सी हमने बातें कर ली, गोल, ऑब्जेक्टिव, मिशन क्या है। मिशन स्टेटमेंट, और इसकी हमारे पास कोई रिटर्न मटेरियल नहीं था ना है। ऑन जनरल बोर्ड पे हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर किए, कोई रटा शटा यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर एज सच टेस्टेड नहीं हैं, लेकिन वर्ड यूज़ होते हैं तो वो हमने क्लियर कर लिया कि मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, विजन होते क्या क्या है। फिर हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कवर कर लिया।
और इसका शायद कोई रिटर्न मटेरियल भी आपको आज अवेलेबल हो जाएगा या हो चुका है ग्रुप के अंदर। ठीक हो गया, सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल आपको हो चुका है। इसके अलावा हमने कवर किया स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस, स्ट्रेटजिक स्पेस, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कैसे कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकती है, इन आपकी प्रोडक्ट कंपैक्टर से डिफरेंट कैसे कैसे हो सकती है, क्वालिटी की बेस पर हो सकती है, डिज़ाइन की बेस पर हो सकती है, प्राइस की बेस पर हो सकती है। क्वालिटी की बेस पर हो सकती है, डिज़ाइन की बेस पर हो सकती है, या प्राइस अगर कंपैक्टर की निस्बत आप थोड़ी सी कम चार्ज कर रहे हो तो फिर भी क्या आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट है। इसके अलावा और कोई चीज़ हमने कवर की हो। पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज में हमने कॉस्ट लीडरशिप कवर कर लिया, डिफरेंशिएशन वही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही है, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसके अंदर हैवी मार्केटिंग मीन डिफरेंट देन कंपैक्टर कुछ करना भी आ जाता है। और हमने निशे मार्केटिंग एक टर्म डिस्कस कर ली जिसे फोकस्ड स्ट्रैटेजी का नाम भी दिया जाता है। सी एरिया अभी तक हमने कवर कर लिया है, ऐसी बात है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री भी हमने कवर कर लिया। कितनी इंडस्ट्री की टाइप्स थी, कौन कौन सी? फ्रेगमेंटेड, एमर्जिंग, मैच्योर, डिक्लाइनिंग और ग्लोबल। ठीक हो गया, इनकी एग्जांपल्स भी हमने कवर कर ली। और हमने कन्वर्जेंस भी कवर कर लिया। यहां पे लिख दो कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस दो तरह की होती है, डिमांड लेड और सप्लाई लेड। और हमने एक टॉपिक कॉबिट भी कवर कर लिया था, COBIT स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। क्या है कॉबिट? एक फ्रेमवर्क, किस लिए? आईटी सिस्टम की गवर्नेंस और कंट्रोल के लिए एक फ्रेमवर्क है। बंदे का सर आ गया, सर काट दें, थोड़ा सा यूं नीचे हो ना, ना पाँव आगे करो, वो जैसे लेटने वाले स्टाइल में नहीं बैठते, आधे ऊपर आधे नीचे। चलें जी, कॉबिट यहाँ पे नहीं आ रहा, वो कह रहा कॉबिट यहाँ पे कर देते हैं, ये लें जी कॉबिट। सो क्या है? एक फ्रेमवर्क है फॉर आईटी गवर्नेंस एंड कंट्रोल, या हेल्प देता है टू मैनेज एंड कंट्रोल। क्या मैनेज एंड कंट्रोल? आईटी रिस्क। आईटी रिस्क मीन आईटी के जो मसले हैं उनको मैनेज कंट्रोल करने में हेल्प देने वाला फ्रेमवर्क जो है वो क्या है? कॉबिट है। वैसे तो हमने भी ऑन जनरल पढ़ लिया ना कि आईटी के रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है आईटी कंट्रोल्स के थ्रू, लेकिन ये भी कुछ कंट्रोल्स ही बताता है। फ्रेमवर्क मीन कंट्रोल्स, पॉलिसीज बताता है कि कैसे आप आईटी सिस्टम को मैनेज कंट्रोल कर सकते हो। जी, यहां से आगे अगर मूव हो तो कुछ टॉपिक अभी तक मैनेजरियल एनालिसिस में हमारे पास और भी हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हम आज कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैनेजरियल एनालिसिस अभी तक जो आईकैप ने दिया था वो हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक हो गया। एवरी वेंसडे हमारा टेस्ट होता है, कमिंग वेंसडे को हमारा टेस्ट है। क्या टेस्ट है? उसके अंदर इंटरनल एनालिसिस है, उसके अंदर आईटी का सारा पोर्शन है। नहीं, ये नहीं, सॉरी, आईटी तक, और इधर से ये आईटी कंट्रोल्स। अगर मेरा टेस्ट इस एरिया से पूरा हो गया तो ठीक है, अगर पूरा ना हुआ तो हो सकता है एक्सटर्नल एनालिसिस से भी कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए।
और अगर आ जाए तो क्या कोई मौत पड़नी चाहिए आपको? नहीं, ऑलरेडी प्रिपेयर है, ऑलरेडी आपने टेस्ट भी दिए हुए हैं। मीन पेस्टल 540 स्वाट पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई मसला है? नहीं, तो अटेम्प्ट कर देंगे। हाँ, जहाँ तक पढ़ा नहीं उसमें एथिक्स नहीं मैं टेस्ट कर रहा, एथिक्स नहीं टेस्ट कर रहा। चलें एथिक्स को निकाल के जहाँ तक पढ़ा उसका टेस्ट है, यूँ कर ले। यही फोकस्ड होना चाहिए। नहीं, इंटरनल एनालिसिस है, आईटी है, और अगर हुआ तो मे भी एक्सटर्नल एनालिसिस भी है। ठीक होगी? ये तो टेस्ट बनाते वक्त मैं देखूंगा ना कि आइदर इंक्लूड करना या नहीं करना। क्या चीज़? आईटी कंट्रोल्स तक। हाँ, ये चीज़ें नहीं है टेस्ट में, ये चीज़ें नहीं है, ये आगे भी टेस्ट होना है, वहाँ पे रख लेंगे। सो आगे मूव होते हैं, कुछ टॉपिक और डिस्कस करते हैं। कोई नोट्स आप लोगों को मिले हैं शायद। एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, बेंचमार्किंग। सुबह नहीं, रात को शेयर किए थे। 12/9 पे सुबह हुए थे। इंटरनल बेंचमार्किंग, competitive benchmarking, operational benchmarking, customer benchmarking। जेनेरिक बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है। बेंचमार्किंग क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है, जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। कैसे? बाय कंपेयरिंग विद अदर्स। मीन दूसरों की परफॉर्मेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इस टेक्निक को क्या नाम दिया जाता है? बेंचमार्किंग। और इसे दूसरों के साथ जब कंपेयर करेंगे तो दूसरे गंदे के साथ नहीं, दूसरे बेस्ट के साथ जब अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? बेंचमार्किंग। ठीक हो गया? कुछ 4 तरह की है हमारी बुक कहती है, लेकिन कोई 5वीं भी है। वो 4 टाइप हमारी जो बुक में है वो क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग है, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग है, कंपैटिटिव बेंचमार्किंग है, या फिर कस्टमर बेंचमार्किंग है। हाँ, एक 5वीं टाइप जेनेरिक बेंचमार्किंग भी है, हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या है कि हम अपने बिजनेस के किसी एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करते हुए मेजर कर रहे हैं, या एक डिवीजन, एक ब्रांच की परफॉर्मेंस को दूसरी सक्सेसफुल ब्रांच की परफॉर्मेंस के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग। मीन हमारी कोई 10 ब्रांचेस हैं, तो हमने हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। कैसे मेजर करना है? जो सक्सेसफुल ब्रांच है, जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, उसके साथ कंपेयर करते हुए कि उसमें ऐसा क्या अच्छा है जो इस ब्रांच के अंदर नहीं है, ताकि वो अच्छा हम यहाँ पे ला के इसको भी क्या करें? सक्सेसफुल बना सकें। तो विद इन द बिजनेस जो है, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक ब्रांच की दूसरी ब्रांच के साथ, इसे क्या नाम देंगे? इंटरनल बेंचमार्किंग का। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग क्या है? कि अपने किसी एक बिजनेस ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। कैसे मेजर करना है? विद ऑपरेशन ऑफ अदर बिजनेस। मीन हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा हमारा एक कंपैटर है जिसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो हमने अपने मार्केटिंग को उसके साथ कंपेयर किया कि ये गंद क्यों बोल रहे हैं, आखिर उनके पास क्या ऐसा अच्छा है कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है। तो जब अपने एक ऑपरेशन की परफॉर्मेंस आप मेजर कर रहे हो बाय कंपेयरिंग विद ऑपरेशन ऑफ अदर बिजनेस, बाय कंपेयरिंग विद ऑपरेशन ऑफ अदर बिजनेस, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? ऑपरेशन बेंचमार्किंग। अब वो जरूरी नहीं है कि आप सेम इंडस्ट्री के अंदर ही करो,
सेम इंडस्ट्री मीन अपने कंपैक्टर की मार्केटिंग के साथ कंपेयर किया अपने मार्केटिंग को। आप डिफरेंट इंडस्ट्री में भी कंपेयर कर सकते हो कि सपोज हम जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ पे, क्लॉथ इंडस्ट्री में, और एक दूसरी इंडस्ट्री है सपोज शूज़ इंडस्ट्री है, और वहाँ पे एक बिज़नेस है जिसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छी मार्केटिंग करके बिज़नेस को बूस्ट दिए जा रहा है। तो हमने क्या किया, अपने मार्केटिंग को उस शूज़ इंडस्ट्री के बिज़नेस वाली मार्केटिंग के साथ कंपेयर किया। ये क्या है, अपनी इंडस्ट्री में नहीं, आउटसाइड योर इंडस्ट्री भी आप कंपेयर कर सकते हो। मीन अपने एक ऑपरेशन की परफॉर्मेंस आपने मेजर करनी है बाय कंपेयरिंग विद ऑपरेशन ऑफ अदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री या अदर बिजनेस इन डिफरेंट इंडस्ट्री। ऑपरेशन सिमिलर होना चाहिए, बाकी वो बिजनेस वो इंडस्ट्री डिफरेंट भी हो सकती है। कंपैरेटिव बेंचमार्किंग क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, सक्सेसफुल कंपैटिटर की परफॉर्मेंस के साथ। अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, सक्सेसफुल कंपैटिटर की परफॉर्मेंस के साथ, कि उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों हैं, उसके रिजल्ट्स कौन कौन से अच्छे हैं जो हमारे बुरे हैं और हमारे क्यों बुरे हैं। कस्टमर बेंचमार्किंग क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस बिजनेस की आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, कस्टमर फीडबैक के साथ। कि कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर जो विशेस करता है, क्या वो हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्यों, अगर कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर नहीं कर रहे तो कस्टमर परफॉर्मेंस क्या है, बुरी है। मीन कस्टमर फीडबैक जो हमें दे रहा है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम अपनी परफॉर्मेंस को, क्या इधर वो फीडबैक एज कंपेयर टू प्रीवियस इंप्रूव हो रहा है, दिस मीन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं इंप्रूव हो रहा तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कस्टमर जो चीज़ें चाहता है, क्वालिटी अच्छी चाहता है, लो प्राइसेस चाहता है, इनोवेशन चाहता है, तो क्या हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर लो प्राइस हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो परफॉर्मेंस बुरी है। यहाँ तक क्लियर होता है। इंटरनल विद इन द बिजनेस एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर करना, या अपनी एक ब्रांच की परफॉर्मेंस को दूसरी ब्रांच से कंपेयर करना। ऑपरेशनल अपने किसी एक ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद ऑपरेशन ऑफ अदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री या इन डिफरेंट इंडस्ट्री। और कंपैरेटिव सक्सेसफुल कंपैरेटर के साथ कंपेयर करना परफॉर्मेंस को, और कस्टमर विशेस कस्टमर फीडबैक के साथ कंपेयर करना। कहते एक जेनेरिक बेंचमार्किंग भी होती है। जेनेरिक है कि समटाइम आपका बिजनेस जो है वो इतना यूनिक होता है कि सिमिलर कोई बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो फिर आप क्या करते हो, किसी थोड़े बहुत मिलते जुलते बिजनेस के साथ उसे कंपेयर करते हो। किसके साथ, थोड़े बहुत मिलते जुलते बिजनेस के साथ कंपेयर करते हो। तो ये क्या है, जेनेरिक बेंचमार्किंग। मीन हु बहू वही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोई बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होता, तो आप क्या करते हो, किसी थोड़े बहुत मिलते जुलते बिजनेस के साथ जब कंपेयर करते हो तो ये क्या है, जेनेरिक बेंचमार्किंग। लाइक टेस्ला एक कंपनी का नाम है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई है। अब अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते वक्त कंपैरेटिव बेंचमार्किंग कैसे करेगी, कोई और कंपैरेटर तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स बना ही नहीं रहा, तो क्या करेगा, बाकी जो कार बनाने वाले बिजनेस हैं उनके साथ कंपेयर करेगी। तो ये क्या है, जेनेरिक बेंचमार्किंग है। क्यों, हु बहू वैसी प्रोडक्ट उनकी नहीं है। हाँ, हु बहू कोई इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाला कंपनी है तो उसके साथ कंपेयर करना कंपैरेटिव। लेकिन जब सिमिलर बिजनेस आपको मिल ही नहीं रहा तो थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो बिजनेस है उसके साथ कंपेयर करना, ये क्या है, जेनेरिक बेंचमार्किंग। अब हमें जो है थोड़ी डिटेल जाननी है किसकी, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग की। हाउ टू डील विथ कंपटीशन, हाउ टू डील विथ कंपटीशन। हाँ, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग में हम क्या करते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑन विद अदर। तो उसमें कंपैरिजन वो कहता है जी कि हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपैरिजन करते हैं। मीन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो कंपेयर करेंगे किसके साथ, सक्सेसफुल कंपैरेटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स के साथ। देखेंगे कि आइदर उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं या हमारे अच्छे हैं। लेकिन वो रिजल्ट्स कंपेयर करते वक्त समटाइम कुछ फिगर, सिर्फ फिगर से कंपेयर करने से उतना अच्छा आइडिया नहीं मिलता जितना अच्छा आइडिया हमें रेशियोज जो हैं वो कंपेयर करके मिलता है। कौन कौन सी रेशियोज हो सकती हैं, सेल ग्रोथ हो सकती है, उसकी सेल ग्रोथ निकालेंगे, अपनी सेल ग्रोथ निकालेंगे। क्यों, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएं तो उसके साथ करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी
होती हैं। क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे हम, उसकी सेल ग्रोथ देखेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कितनी है, और अपनी देखेंगे कि आइदर उसकी ज़्यादा है या हमारी कम ज़्यादा है। इसके अलावा हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, जीपी मार्जिन कंपेयर कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट को कौन ज़्यादा अच्छा मैनेज कर रहा है। जीपी मार्जिन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आप फिक्स कॉस्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। इसके अलावा क्या देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा है दिस मीन उतना ही ज़्यादा आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, FR1 पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, वहाँ पे शायद ये आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा। क्या होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे निकाली जाती है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे आता है ना, इंटू 100। जितनी ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, दिस मीन आपकी एसेट यूटिलाइजेशन अच्छी हो रही है। क्यों? आपका कैपिटल है वो कहाँ पे लगा हुआ है, एसेट में। तो इसका इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि एसेट यूटिलाइज ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, मीन एसेट से आप क्या कर रहे हो, ज्यादा बेनिफिट ले रहे हो। तो आपने देखना है इधर हमारी ये अच्छी है या कंपैरेटर की अच्छी है। इसके अलावा क्या हो सकता है, करंट रेशो, ये कैसे निकाली जाती है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। इससे क्या पता चलता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि आप शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो। जितनी ये ज्यादा हो उतना आप शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को अच्छा मैनेज कर रहे हो। कैसे निकाली जाती है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। 1 से अबव होना अच्छी बात है। क्यों? आपके एसेट ज्यादा है, नॉमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर मीन लायबिलिटीज कम है। 1 से बिलो बुरी बात है। क्यों? आपकी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म ज्यादा है, शॉर्ट टर्म आपके एसेट जो है वो क्या है, कम है। मीन आप शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। लेकिन 1 से अबव तो है, कंपैरेटर की हो सकता है 3 से अबव है। दिस मीन वो ज्यादा अच्छा कैश फ्लो को मैनेज कर रहा है, आप उतना अच्छा मैनेज नहीं कर रहे। कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है? डेटर से, इन्वेंट्री से, क्रेडिटर से। डेटर डेज कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? कम होनी चाहिए। जितने कम होंगे उतनी आपकी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छी होगी। इन्वेंट्री डेज ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? कम होने चाहिए। क्यों? ये जितने कम होंगे उतनी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छी होगी। क्रेडिटर डेज कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि क्रेडिटर आपको चपेड़े मारना शुरू कर दे, भाग जा, माल नहीं देना, पहले वाले पैसे दे। क्यों? ये बहुत ज्यादा होना भी आपकी अच्छी पोजीशन नहीं है। क्यों? बहुत ज्यादा कब होगी? जब आपके पास पैसा ही नहीं है उसे पे करने के लिए। तो अगर उसे पे नहीं करोगे लॉन्गर पीरियड तक तो वो आपको डिलीवरीज देना बंद कर देगा, उससे भी बिजनेस अफेक्ट होगा। तो एक लिमिट तक जो है वो ज्यादा होना जरूरी है। ठीक हो गया? इसके अलावा क्या रेशियोज हो सकती हैं? गियरिंग रेशो। गियरिंग क्या होती है? डेट ओवर इक्विटी। गियरिंग क्या होती है? डेट ओवर इक्विटी, जो बताती है कि आपकी कंपनी आइदर हाई रिस्की है या लो रिस्की है। अगर डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, दिस मीन गियरिंग हाई होगी। क्या ख्याल है? डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, तो दिस मीन गियरिंग हाई होगी। और जितनी हाई है उतनी कंपनी हाई रिस्की है, नियर टू इंसॉल्वेंसी है। जितनी कम होगी उतनी अच्छी है कि कंपनी लेस रिस्की है। कंपनी क्या है? लेस रिस्की है। क्यों? अगर हमें कहीं से भी कोई लोन शोन की जरूरत पड़ती है तो हम इजीली अवेल कर सकते हैं। क्यों? हमारी गियरिंग क्या है? लो है। इवन इक्विटी के थ्रू भी हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। क्यों? गियरिंग क्या है? लो है। ऐसा बिजनेस जिसकी गियरिंग हाई होती है, इन हाई रिस्की होती है, उसमें ना तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, ना ही उसमें बैंक लोन देता है। क्यों? आपके तो ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है इक्विटी से, मीन आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्की हो। क्यों? बैंक को भी खतरा होता है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो ये क्या है? हमने कंपैरेटिव बेंचमार्किंग कैसे करनी है? तो कैसे करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है, रेशो कंपैरिजन करना है। कौन कौन सी ये कुछ रेशो कंपेयर की जा सकती हैं। और हमने क्या करना है? अगर कहीं पे रिजल्ट्स डाउन जा रहे हैं तो हमने रीजंस देखनी है, रीजन फॉर डिफरेंसेस। कि अगर कंपैरेटर की कोई रेशो अच्छी है तो क्यों अच्छी है,
हमारी कोई बुरी है तो क्यों बुरी है, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, वो हमने देखनी है कहाँ पे, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग में। इसके अलावा हमने क्या देखना होता है, हमने कंपेयर करना होता है अपनी प्रोडक्ट्स विद कंपैरेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंपैरेटिव बेंचमार्किंग है क्या, सक्सेसफुल कंपैरेटर के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। क्या कंपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स को कंपेयर करना, फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो अपनी कंप्यूट करके कंपैरेटर के साथ कंपेयर करना, और अगर किसी रेशियो में वो अच्छा है हम बुरे हैं तो उसकी रीजंस देखना, और क्या करना, अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं उसको कंपेयर करना, और क्या करना, कंपैरिजन, और क्या करना, टॉक करना, कंसल्ट करना, किस चीज को, विद कंपैटिटर्स कस्टमर। अगर कहीं से हमें कोई कस्टमर ऐसे मिल गया जो कंपैटिटर से गुड्स या सर्विसेज लेता है तो उससे कंसल्ट करना कि भाई उसकी प्रोडक्ट सर्विसेज में ऐसी क्या बात है जो हमारे पास नहीं है, ताकि वो कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंगली वो चीज हम भी इंप्रूव कर सके। तो कंपैटिटर के कस्टमर को कंसल्ट करना, ये भी क्या है, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग। इसके अलावा क्या कंपेयर करना, सेल प्राइस जो है वो कंपेयर करना अपनी किसके साथ, कंपैरेटर के साथ। क्यों, अगर हम दोनों चीजें सेम बना रहे हैं, सेम क्वालिटी की बना रहे हैं, और उसकी प्राइस अगर कम है तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी, हमारी या उसकी, उसकी। क्यों, वो कस्टमर ज्यादा खींच के ले जाएगा ड्यू टू कॉस्ट लीडरशिप। तो ये कंपेयर करके देखना क्या हम उतना मीट कर सकते हैं, अगर नहीं मीट कर सकते तो वो कैसे मीट कर रहा है, उसकी रीज़न देखना। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू या लार्ज स्केल प्रोडक्शन के थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट कर रहा है, या कॉस्ट लीडरशिप पे चल रहा है। और अगर हम कॉस्ट लीडरशिप पे नहीं चलेंगे तो हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। सो बेंचमार्किंग क्या है, a technique to measure performance by comparing with others। एक टेक्निक है टू मेजर परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग विद अदर्स। कुछ 4 टाइप की है, इंटरनल बेंचमार्किंग, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग और कस्टमर बेंचमार्किंग। हाँ, एक जेनेरिक भी है। कंपैरेटिव बेंचमार्किंग क्या है, कंपैरिजन ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट्स विद सक्सेसफुल कंपैरेटर, comparison of financial ratios like sale growth, GP margin, profit margin, return on capital employed, current ratio, gearing, और भी so many ratios हैं, लेकिन मेन ये हैं। इसके अलावा क्या है, रीजन फॉर डिफरेंसेस हाईलाइट करना। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज कंपैरिजन, कंसल्टिंग विद कस्टमर ऑफ कंपैरेटर्स और सेल प्राइस कंपैरिजन। एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास सिलेबस में जो हमने कवर कर लिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इंटू 100। जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी एसेट यूटिलाइजेशन अच्छी है। क्यों, ये जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया है किसमें किया है, एसेट में ना, तो उससे आपको प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो रहा है। दिस मीन ज्यादा है तो अच्छी है कि एसेट यूटिलाइजेशन आपकी अच्छी है। कम होने का मतलब क्या है कि आपने जो कैपिटल लगाया उसे रिटर्न नहीं आ रहा, मीन आपकी एसेट यूटिलाइजेशन क्या है, कम है, मीन आप उन्हें प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक हो गया, कंपैरेटर की अच्छी है, दिस मीन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। क्यों, उसकी एसेट यूटिलाइजेशन अच्छी है। हमारी अच्छी है कंपैरेटर से तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। क्यों, हम कंपैरेटर से ज्यादा अच्छा अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। चलिए आगे। हमने कहीं पे पोर्टर्स वैल्यू चेन एक टॉपिक पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज अगर अच्छी हैं तो हमारे बिजनेस को वैल्यू मिलेगी, अगर अच्छी नहीं है तो हमारे बिजनेस को वैल्यू नहीं मिलेगी। दिस मीन बिजनेस की वैल्यू मीन बेनिफिट इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज को अच्छा बनाना है। क्या कहला, वो कहता है कुछ और भी वेज हैं वैल्यू एडिशन के।
मीन बिजनेस में वैल्यू कैसे कैसे ऐड की जा सकती है, तो उसके कुछ वेज हैं। छोटा सा टॉपिक है, वेज फॉर एडिंग वैल्यूज। एक बिजनेस कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है, मीन अपने बेनिफिट इंक्रीज कर सकता है। तो एक बिजनेस जो है वो वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे, बेटर डिजाइन के थ्रू। मीन अगर अपनी प्रोडक्ट के डिजाइन जो है वो एज कंपेयर टू अदर बिजनेस इन द इंडस्ट्री अच्छे देगा, तो कस्टमर किसे प्रेफर करेगा, आपकी प्रोडक्ट्स को। तो उससे क्या मिलेगी, आपके बिजनेस को वैल्यू मीन बेनिफिट मिलेगा। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसकी, जो बेटर डिज़ाइन के थ्रू वैल्यू एडिशन कर रहा है? ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, निशात है, खाड़ी है, क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बेटर डिज़ाइन के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। लाइक क्लॉथ देखा जाए, कपड़ा देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिज़ाइनिंग की बेस पर ही कस्टमर इनको जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, बेटर डिज़ाइन के थ्रू वैल्यू एडिशन भी बिजनेस के बेनिफिट इंक्रीज कर रहे हैं। एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे, रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करके। रिलायबल सर्विसेज का मतलब क्या है कि जो चीज आपने जैसे जिस स्टैंडर्ड की कही आपने वही प्रोवाइड की, और कस्टमर का आपके ऊपर एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो गया कि आप ही रिलायबल हो, जिसकी बेस पर कस्टमर बार बार आपको ही प्रेफर करेगा, इवन दूसरों को भी आपकी तरफ ही रेफर करेगा। ये हमारी डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज हैं। शौकत खानम है, उसमें एक आगा खान लेबॉर्ट्री है, चुगताई लैब है, और पता नहीं क्या क्या है। तो इसमें शायद कोई दो ही लेबॉर्ट्रीज़ को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, आगा खान है या फिर शौकत खानम है। क्यों, इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक में रिलायबल होती हैं। हम बाकियों के पास एक दफ़ा उन्होंने मुर्गी का खून जो है वो निकाल के दिया, तो उन्होंने बंदों वाला रिजल्ट दे दिया। तो रिलायबल सर्विसेज की बेस पर भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, मीन कस्टमर को रिटेन कर सकते हो, इवन हाई चार्ज भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे, कर सकता है क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करके। कि अगर आप सर्विसेज एज कंपेयर टू अदर्स क्विकली प्रोवाइड करते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, कोई 5 से 10 दिन बाद आपको शायद वहाँ से छुट्टी मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, अगले दिन ही आपको खड़ा करके छुट्टी दे देंगे। ये क्या है, क्विक सर्विसेज। क्यों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है वो जल्दी आपके लिए अवेलेबल नहीं होते, आपका ट्रीटमेंट जो है वो स्लो चलता है। प्राइवेट में डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं क्विकली, आपका ट्रीटमेंट जो है वो क्विक चलता है, इसलिए वो हाई चार्ज करते हैं और कस्टमर विलिंग टू पे है। तो क्विक सर्विसेज दे के भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो। क्या ख्याल है? इस तरह से कभी कपड़े स्टिचिंग करवाने जाओ, नॉर्मल डेज हैं 10 दिन बाद मिलेगा तो ये रेट है, नहीं मुझे 2 दिन बाद चाहिए तो ये रेट है। तो 2 दिन बाद का रेट ज़्यादा है, मीन वैल्यू एडिशन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, बिजनेस क्या कर रहा है, क्विक सर्विसेज देगा। क्या ख्याल है? इसके अलावा एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे, इजी टू बाय के थ्रू भी। इजी टू बाय मीन कन्वीनियंस, कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करके, बजाय इसके कि कस्टमर चल के आपके पास आए। अगर आपने कस्टमर को फ़ोन ऑर्डर की फैसिलिटी दी हुई है या वेबसाइट ऑर्डर की फैसिलिटी दी हुई है, तो ये क्या है, इजी टू बाय या कन्वीनियंस, जिसके थ्रू आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। मीन उन एरिया से भी कस्टमर को टारगेट कर सकते हो जहां पे आपका बिजनेस अवेलेबल नहीं है, या कस्टमर के लिए आपके पास चल के आना जो है वो इजीली नहीं पॉसिबल है। तो ये क्या है, इजी टू बाय या कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करके भी एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है। एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे, थ्रू ब्रांड रिकॉग्निशन भी। कि चीज की सेम क्वालिटी ब्रांड पे महंगी मिल रही होती है, लोकल मार्केट के अंदर सेम वही चीज सस्ती मिल रही होती है, लेकिन लोग फिर भी प्रेफर करते हैं किसको, ब्रांड को ही। क्यों, उसके ऊपर एक ब्रांड का टैग है जो मालिक सेटिस्फैक्शन है कि ये चीज़ रिलायबल है। हाँ, वो ब्रांड नेम कैसे बनता है, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है क्वालिटी की, रिलायबिलिटी सर्विसेज की, और उसके बाद आपका ब्रांड नेम बन जाता है।
फिर आप क्या करते हो, उस ब्रांड नेम की बेस पर मार्केट वाली क्वालिटी ही हाई प्राइस पे सेल कर रहे होते हो और कस्टमर विलिंग टू बाय होता है ड्यू टू ब्रांड रिकॉग्निशन। सो एक बिजनेस कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है? बेटर डिजाइनिंग के थ्रू, रिलायबल सर्विसेज के थ्रू, क्विक सर्विसेज के थ्रू, इजी टू बाय कन्वीनियंस मीन वेबसाइट या फोन ऑर्डर के थ्रू, या फिर ब्रांड रिकॉग्निशन के थ्रू। एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू भी कर सकता है। क्या ख्याल है? एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे? कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू भी कर सकता है। ये भी क्या है, वैल्यू एडिशन के वेज ही है ना। सो आज की वैक्सीन पूरी होगी, कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं मैनेजरियल एनालिसिस में, होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक हो गया? कोई टेंशन, कोई मसले मसाइल कि हमारे पास बुक नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है? आपके पास सॉफ्ट में बुक है, हार्ड में फोटो कापियर से अवेलेबल है। क्या ख्याल है? हमारे पास पास पेपर नहीं है, ऐसा कोई मसला तो नहीं है? नहीं, हमारे पास अभी तक हम कोई 16 क्वेश्चन नोट्स में कवर कर चुके हैं, कोई 6 क्वेश्चन आप लोग टेस्ट में कवर करके 22 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हो, और आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। तो पास पेपर का इशू भी नहीं है, बुक का इशू भी नहीं है। हाँ, आपको डेली क्लास में आना है और क्लास के अलावा 1.5 घंटा पढ़ने का अपना टाइम टेबल सेट करना है। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि 1 मंथ आप लोगों ने गुजार दिया, बाकी पीछे 3 मंथ और है जिसके अंदर हमने 100% सिलेबस विद प्रैक्टिस विद टेस्ट वाइंड अप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।